हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम मामलों को ही लेके जाना चाहिए। देश की हाईएस्ट कोर्ट है, बहुत केसेस हैं, 55,000 से ज्यादा। फ्रेवलस, पब्लिसिटी मोटिवेटेड पीआईएल फाइल नहीं होनी चाहिए। आज जो बात करनी है वो सुप्रीम कोर्ट में उस पीआईएल की जो मशहूर जमाना या बदनाम जमाना वसीम रिजवी के बारे में है। वसीम रिजवी यूपी में शिया वक्फ बोर्ड से एसोसिएटेड रहे, कुछ मामलात में उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी हुई। पिछले साल उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि कुरान से 26 आयतों को निकाल देने का कोर्ट ऑर्डर करे। मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा था और वीडियो भी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की पिटीशन रिजेक्ट की, बहुत सख्त रवैया अपनाया उनके बारे में। वसीम रिजवी ने एक किताब भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में लिखी जिसमें बहुत सी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं। और फिर वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को अपनाया, नाम बदला और वो वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी हो गए। भारत के संविधान के तहत हर एक को यह आजादी है कि वो जब चाहे अपने धर्म को बदल सकता है। इसलिए वसीम रिजवी ने अपना एक संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिसको जो धर्म पसंद आए उसका हक है कि वो उस धर्म को अपना ले, और जो धर्म उसे पसंद ना आए उस धर्म को छोड़ दे। और ये पीआईएल जो नित्यानंद यति और वसीम रिजवी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई, उसमें जो पेटिशनर था उसने धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी उसका जिक्र किया और 3 प्रेयर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि वसीम रिजवी को अरेस्ट किया जाए। जो किताब उन्होंने लिखी है प्रॉफेट मोहम्मद पर, उसको सीज किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सीज करे, उस पर बैन लगाया जाए। और तीसरे जो लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट है हेट स्पीच को लेकर, उसके सिलसिले में केंद्र को डायरेक्टिव दी जाए कि उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। मैं समझता हूं ये बिल्कुल एक अननेसेसरी पब्लिसिटी सीकिंग पीआईएल थी, एब्सोल्युटली पुअरली ड्राफ्टेड। कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए ये पीआईएल की गई थी। हमको पीआईएल के लॉ को समझना चाहिए। जब किसी के राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तब हम अदालत जा रहे हैं। आमतौर से वो लोग अदालत जाते हैं जिनके अपने राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। जब किसी दूसरे के राइट का इंफ्रिंजमेंट है तब आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाते हैं। ये जो आज की पिटीशन थी आर्टिकल 32 के तहत, इसमें पिटिशनर किसी की अरेस्ट की डिमांड कर रहा है। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो सकता। यही वो बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्रिमिनल जस्टिस का इस्तेमाल 32 के तहत। यकीनन ये लॉ सेटल्ड है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ये मैंडेटरी है कि एफआईआर रजिस्टर हो। चंद केसेस में कोर्ट की डायरेक्टिव पे भी एफआईआर हुई है, लेकिन सीधे 32 में सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गैर जरूरी था। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्यून पीआईएल फाइल हो, जिन्यून आर्टिकल 32 के तहत पिटीशंस फाइल होनी चाहिए। पर्सनल गेन के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए
किसी ऑब्लीक कंसिडरेशन के लिए प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। ये एच.एस. चौधरी का जजमेंट है 1992 का सुप्रीम कोर्ट का। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जस्टिस कृपाल ने भी ये बात कही कि ये जो PIL वाला जुरिस्डिक्शन है, इसमें बहुत सी चीजें आई जिससे प्रोबिटी पब्लिक लाइफ में लाने की कोशिश की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किए जाने की कोशिश हुई, लेकिन ये जो बैलून है इसको इतना ना फुलाया जाए कि ये फट जाए। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। ना आर्टिकल 32 के तहत PIL में कोई इस तरह जाए, ना 32 की जो पेटिशंस हैं उनमें कोई इस तरह जाए। अब आप ये देखिए कि ये कौन है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी एक लखनऊ की शख्सियत हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, कुछ मामलात इनके खिलाफ पेंडिंग थे, कुछ CBI इंक्वायरी वगैरह की भी बात हुई। अब ये कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि कुरान से 26 आयतों को हटा दिया जाए। जाहिर है कि कोर्ट ने इस पे बहुत सख्ती दिखाई। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से किसी स्क्रिप्चर में डिलीशन या एडिशन मुमकिन नहीं। कोई भी स्क्रिप्चर अपने आप में कानून नहीं है। सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है स्क्रिप्चर, लेकिन वो खुद लॉ नहीं। अगर कोर्ट ये ऑर्डर भी कर दे कि ये हमने हटा दी, तो जो मानने वाले हैं क्या वो मान जाएंगे? जो लाखों करोड़ों हुफ्फाज हैं जिन्होंने पूरे कुरान को याद कर रखा है, वो अपनी याददाश्त से कैसे उन 26 आयतों को डिलीट करेंगे? वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो डिलीट कर सकते हैं अपनी मेमोरी से? इसी तरह जो प्रॉफिट पे किताब लिखी, एक तो उसमें ऑथेंटिसिटी की कमी है, उसमें रिसर्च की कमी है। मुझे अंदाजा है कि वसीम रिजवी कोई खुद रिसर्चर नहीं है। हर एक को राइट है कि वो जो चाहे लिखे। मेरी बड़ी साफ पोजीशन सालों से रही है कि मैं ब्लास्फेमी कानून के खिलाफ हूं, और मैं लिख चुका हूं ये बात और बोल चुका हूं सैकड़ों बार। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैंने बार बार कहा है, कोर वैल्यू है। मजहबों को डिफेमेशन से प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। आज की डेमोक्रेसी, कोई भी कुछ भी लिख सकता, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो लिमिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखना। इंडियन पीनल कोड में जो पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को पूरा करना पड़ेगा। एक कोई एकेडमिक डिबेट अगर करनी है तो जरूर कोई आर्टिकल या किताब लिखी जा सकती है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर लोगों के मजहबी जज्बात से खेलना, समाज के ताने बाना को छेड़ने के बराबर है, और इससे बचना चाहिए। अपना कुरान बनाने का वसीम रिजवी को मैं बोल चुका हूं, हक है, लेकिन उसमें कहना होगा उन्हें कि ये वसीम रिजवी कुरान है, ये वसीम रिजवी का कुरान है। जो उसको मानना चाहे उसे हक है कि वो मान, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये वो कुरान जो प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे उसमें से मैंने ये काट छाट करके एक कुरान बना दिया, उसको वो कुरान इस तरीके से नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वसीम रिजवी ने अपनी इस पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस को अब्यूज किया, उसी तरीके की ये प्रोसेस की एक कोशिश की जा रही है कि साहब उनको अरेस्ट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो तो अरेस्ट हुए, 6 महीने तक जेल में रहे, फिर बेल हो गई। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि पहले सरेंडर करो, उसके बाद कंसीडर किया जाएगा बेल को। और कुछ बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा
कि वसीम रिजवी ने कहा कि मुझको तो आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं क्योंकि सनातन धर्म में मुझे पूरा आदर और सत्कार नहीं मिला। मैं धर्मों के बारे में नहीं कहना चाहता, हक है उनका धर्म को बदलना, अगर उनको कोई फ्रस्ट्रेशन है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आत्महत्या अच्छी चीज नहीं। जीवन से लड़ना सीखें। जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से जूझें और उन्हें हल करें। सनातन धर्म बड़ा एक टॉलरेंट रिलीजन है। आपने उससे क्या उम्मीदें लगाई थी? मैं समझता हूं कि उन्होंने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो अब इस तरीके की बातें ना करें कि साहब मुझे आदर और सत्कार नहीं मिला। अगर उनको कोई घर वापसी करनी है तो वो भी उनका हक है। किसी को ये बोलने का हक नहीं कि ये क्यों दोबारा वापस अपने रिलीजन में अगर आना चाहते हैं तो आ रहे हैं। बात समझने की ये है कि आज की इस पेटिशन में 3 बातें कही गई। वसीम रिजवी को अरेस्ट किया जाए, जाहिर है कि कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत ये काम नहीं हो सकता। जो किताब उन्होंने लिखी प्रॉफेट मोहम्मद पर उसको सीज किया जाए, उस पर बैन लगाया जाए, ये काम सरकारों का है। पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आपने सरकार से इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त की? नहीं की। आपने सरकार से ये बात नहीं कही और आप कोर्ट चले गए। मैं ये समझता हूं ये बात अच्छी नहीं। इन एनी केस किसी किताब के बैन की डिमांड मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं लगती। अगर किसी को वो किताब पसंद नहीं तो उस किताब का जवाब लिखे, जैसा कि सर सैयद ने लिखी थी। और तीसरी चीज कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 267 उसको इंप्लीमेंट करने की डायरेक्टिव केंद्र सरकार को दे। मैं समझता हूं कि यह भी बात गलत थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस है, अदालत उसमें ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करें। यह सरकार का काम है कि सरकार उस रिकमेंडेशन को कितना मानना चाहती है, कितना नहीं मानना चाहती, कब मानना चाहती है, यह सरकार की प्रेरोगेटिव है। पॉलिसी मैटर्स में, लेजिस्लेशन में कोर्ट का यह अधिकार नहीं कि वो सरकार को डायरेक्टिव दे। मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस किया, उसके अलावा कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का ये प्रयत्न है कि आपको कानून की सही सही जानकारी मिले। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन आपसे नहीं मांगा जा रहा, आपको सिर्फ क्लिक कर देना है सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।